आप यहाँ पर हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का धन्यवाद। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है और जिस लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, जो देश एक संविधान के तहत चल रहा हो, उस देश में इस प्रकार की घटनाएं हो जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बातें बार बार सामने आती है कि संविधान खतरे में है, जो बातें बार बार सामने आती है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है, जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है, जो व्यक्ति मुद्दों पर लड़ रहा है, उसकी आवाज को दबाने के लिए हमारे सिस्टम और सरकारों द्वारा उनकी आवाज को दबाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो साजिशें की जा रही है, उसका मैं आपके सामने बखान करना चाहूंगा। आज का जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार से है कि आज लगातार हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं इस प्रदेश हित के लिए। प्रदेश में नौजवानों के रोजगार पर जो कुठाराघात हुआ था, प्रदेश में जो रोजगार बेचे गए थे, प्रदेश में जो रोजगार बेचे गए, जिनके द्वारा बेचे गए, उनके खिलाफ उनको जेल भिजवाने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज हमारा इस एकता विहार धरना स्थल पर उसका 242वां दिन धरने का जारी है। बड़ा दुख होता है कि जब वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाए और सरकारें ऐसी आवाजों को दबाने का प्रयत्न करें या कोशिशें करें। कोशिशें तो मैं नहीं कहूंगा कि सरकारें साजिशें करें। ऐसा ही एक मामला है कि जब पिछली घटना जो हुई थी, जो गांधी पार्क के बाहर घटना हुई थी, जब 9 फरवरी को हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवान और अभिभावक सड़कों पर उतरे थे, उस दौरान हमें जेल भी भेजा गया। उसके बाद जब जमानतें हुई तो सशर्त जमानतें हुई थी। पहली बार तो ये कि सशर्त जमानतें जब हुई थी तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, आप अन्य मुद्दों पर नहीं बोल सकते हैं, आप प्रदेश के भीतर या जहां पर भी कोई प्रदेश हित की बात हो वहां पर नहीं रह सकते। ऐसी कोई कंडीशनल नहीं थी। परंतु हमारी सरकारों द्वारा लगातार इन कंडीशनल बेल के बाद हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये इसलिए परेशान किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये डर है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो आवाज उठा रहा है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिन मुद्दों पर लड़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार उस पर घिरती नजर आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि लगातार हम मांग कर रहे हैं कि हमने जो मांग अभी हाल ही में जो सचिवालय कूच किया था, उस सचिवालय कूच में हमारी जो प्राथमिक मांग थी, उसमें हमने कहा था कि जो सरकार ने एक अभी नियमावली बनाई है वेटिंग लिस्ट को लेकर, प्रतीक्षा सूची को लेकर, उसमें सरकार खानापूर्ति कर रही है, उसमें सरकार दिखावा कर रही है। जब ये बात हमने कही तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात नहीं खली, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं को मूर्ख बनाया जा सकता है और यहाँ के युवाओं को मूर्ख बनाना आसान है। पर मैं ये कहता हूं कि प्रतीक्षा सूची का जो मामला है, उस मामले में सरकार ने एक जीओ जारी करा, उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 ने, जिसमें यह लिखा गया कि प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना एवं आयोग का जो उसमें जो नियम दिए गए हैं, उनमें कहा गया है कि एकल संवर्ग के पदों हेतु आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन में तैयार पारदर्शिता सूची के अनुसार रिक्तों की संख्या 25% से अधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि शासन ने जो ये नियमावली बनाई है, जो जीओ बनाया है, इसमें प्रतीक्षा सूची की बात तो की गई है, परंतु एकल संवर्ग के पदों की बात की गई है, जिसमें कि सरासर उत्तराखंड के युवाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। इससे पूर्व में 23 वर्षों के इतिहास में देखा जाए तो एकल संवर्ग की जो परीक्षाएं होती है, उस हर एक परीक्षा में प्रतीक्षा सूची निकलती है। केवल एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी परीक्षाओं में निकलती थी। पर आज सरकार इसे अपना एक हथियार बनाना चाह रही है कि हमने प्रतीक्षा सूची के लिए जीओ बना दिया है, जबकि समूचे प्रदेश के बेरोजगारों की ये मांग है
कि यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची जो जो जारी होने का जो नियम है, उस नियम में आप जो क्लब एग्जाम है, जो अनेकों विभागों के एक साथ एग्जाम होते हैं और अधिकतर एग्जाम उत्तराखंड में वही होते हैं, उनके लिए प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किया जाए। परंतु मैं कहना चाहता हूं, उसी जियो में अंतिम में एक पैराग्राफ लिखा गया है कि एकल संपर्क के, उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन के में किसी कठिनाई को जिसके बारे में वह एकमात्र निर्धारक हो, दूरी करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस जियो में ये प्रावधान है, तो लगातार प्रदेश भर का नौजवान ये मांग कर रहा है कि जो क्लब एग्जाम है उन सब में प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, तो क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि हमने बात की थी कि जो प्रयाग पोर्टल जो लाया गया है, प्रयाग पोर्टल में मुझे लगता है जो किसी मंत्री का जिसमें हाथ है, उस प्रयाग पोर्टल को उत्तराखंड में लाने का उद्देश्य है भाई भतीजावाद, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रयाग पोर्टल एक सेवाजन कार्यालय और विभाग के बीच का एक दलाल साबित होगा, और वो होगा क्योंकि उसमें जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई वैकेंसी निकलेगी और उसमें फॉर्म भरे जाएंगे, तो अगर 10 सीटों पर 1000 फॉर्म भरे जाते हैं तो वो उसमें 3 गुना 30 आदमियों को लेंगे, परंतु वो 30 व्यक्ति कौन होंगे? वो 30 व्यक्ति वो होंगे जिन्हें रैंडमली वहां से उठाया जाएगा, और रैंडमली हमेशा भी या अधिकारी के चयतों को या नेताओं के चयतों को वहां से उठाया जाएगा। ये भी उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर वो रहेगा कि किस प्रकार से वो अपनी मेहनत को पार पा सके। तीसरी बात, जो बैकडोर एंट्री का जो खेल चल रहा है वो बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने नकल रोधी कानून ला दिया है, और नकल रोधी कानून के बाद यहाँ की परीक्षाओं में नकल नहीं हो रही है, परीक्षाएं पारदर्शी रूप से हो रही है। परंतु उत्तराखंड सरकार धीरे धीरे सीधी भर्तियों का जो प्रावधान है वो समाप्त करने जा रही है। इन्होंने बैकडोर एंट्री के माध्यम से देश की तमाम कंपनियों को, एजेंसियों को यहाँ पर लाया है, और उसके तहत बैकडोर एंट्री से जो नियुक्तियां हो रही है उसमें कम से कम 60 से 70% नियुक्तियां ऐसी है जो प्रदेश के बाहरी युवाओं को यहाँ पर नौकरी पर रखा जा रहा है, जिसमें कि हमारा योजना आयोग जो है, उस योजना आयोग में एक व्यक्ति की सैलरी 70 से 75 हजार रुपए है, परंतु वहां जो नियुक्तियां हुई है प्रदेश के बाहर के लोगों की नियुक्तियां वो वहां पर कर रहे हैं। तमाम ऐसे विभाग है। उसके बाद मैं ये कह दूं कि हम लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने चाहे संजय टोलिया का मामला हो, जो सीएम के संयुक्त सचिव है, उन पर आरोप लगाए थे कि वो गलत तरीके से उस पद पर बैठे हुए हैं। हमने आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर उनको वहां से हटाएं, परंतु धामी सरकार, जीरो टॉलरेंस सरकार का आप एक्शन देखिए, उनको वहां से हटाए बिना या हटाने के बजाय उनको अपर सचिव के पद पर उनको प्रमोशन दिया जाता है। और इसलिए दिया जाता है, मैं खुले तौर पर यहाँ पर आरोप लगा रहा हूं, इसलिए दिया जाता है और 6 महीने के लिए दिया जाता है कि मार्च फाइनल का जो ब्लैक मनी है, मार्च फाइनल में जो पैसा इकट्ठा करना होता है, उसके लिए यहाँ पर इनकी मुझे लग रहा है कि प्रमोशन किया होगा। ऐसे खेल लगातार आए दिन उत्तराखंड में चल रहे हैं। जो चीजें बाहर निकल कर आ रही है उन पर हम आवाज उठा पा रहे हैं, परंतु अंदर खाने आप परसों का हालत देख लीजिए कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, वो कार्यालय में अपनी फाइलों को सिग्नेचर कर रहे हैं, उनको फाइलों को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो कृत्य प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज हम उठा रहे हैं, परंतु मजे की बात अब ये है कि उस आवाज उठाने का नतीजा क्या है। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। उस आवाज उठाने का नतीजा ये है कि जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें एक नोटिस प्राप्त होता है न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून से, परंतु ये हमें डायरेक्ट कोर्ट से ये नोटिस नहीं मिलता है। हमें पुलिस चौकी से फोन आता है कि आपके लिए एक नोटिस आया है, और पुलिस चौकी से इसलिए फोन आता है कि जो इसमें इंटरफेयर किया हुआ है वो उत्तराखंड सरकार का है, धामी सरकार का है और पुलिस का है। ये आप नोटिस अगर देखोगे, मैं आपको बताता हूं, ये विनय कुमार, निरीक्षक विवेचक, पुलिस कार्यालय जनपद देहरादून,
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो आईओ है, उन्होंने हमारे द्वारा किए गए जो कार्य है, हमारे द्वारा जो प्रदेश हित में, छात्र हित में जो अनेकों ऐसे मामले जो हमने संज्ञान में लाए हैं, अनेकों बार उत्तराखंड सरकार ने जब जब गलत किया है तो उत्तराखंड सरकार के उस गलत कामों का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। हमने कई बार सरकार को नंगा किया है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बदले इस प्रकार का हमें नोटिस मिलना, इस प्रकार का तोहफा मिलना कितना जायज है, कितना नाजायज है, ये आप सभी जनता जो है वो उस पर आप विचार करें। ये विनय कुमार जी हैं, ये इंस्पेक्टर हैं देहरादून में, और ये हमारे उस केस के विवेचक हैं। ये आईओ है जब 9 फरवरी को जो केस हुआ था। हमने प्रदेश के अंदर अपनी बात को रखने के लिए तमाम जगह पर हमने भ्रमण किया। इस दौरान हम कुमाऊं मंडल में भी गए, गढ़वाल मंडल में भी गए और देहरादून में भी कई कार्यक्रम किए। अब होता क्या है कि बागेश्वर की घटना किसी से छुपी नहीं है। बागेश्वर जिस वक्त सुबह 10 बजे हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, उस दौरान हमारे साथ जो घटना हुई, हमारे साथ जो छीना झपटी हुई, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई, उस पर जो हमारे ऊपर पुलिस द्वारा आरोप लगाए गए, उन आरोपों को मैं आज भी कहता हूं कि सारे निराधार है। जो एफआईआर में लिखा गया उसमें साफ तौर पर वहां के कोतवाल ने लिखा था कि बॉबी पंवार अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ साथी उन्होंने एक भीड़ कहा कि भीड़ के साथ जा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, जो सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो पुलिस उसके एविडेंस दे। उन्होंने कहा कि बॉबी पंवार पर्चे बांटते हुए जा रहे थे। अगर पर्चे बांटते हुए जा रहे थे तो उन पर्चों को क्यों बरामद नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि बॉबी पंवार नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। अगर नारेबाजी करते हुए जा रहे थे तो उस नारेबाजी की वीडियोग्राफी दिखाइए। उन्होंने साजिश के तहत, मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग फेल हुई। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक आध तब तक पहुंच चुके थे जो नारेबाजी करने वाले थे, जिनके हमारे पास वीडियोज है, फुटेज है। वो साजिश उनकी नाकाम हुई, पर जब उन्होंने कोर्ट में इस मामले को रखा तो कोर्ट ने वास्तव में पुलिस को फटकार लगाई और हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब इसके बाद होता क्या है कि जब सचिवालय कूच के लिए, अभी 16 तारीख को हम सचिवालय कूच करते हैं, उसके बाद ये प्रकरण आगे बढ़ता है और उस प्रकरण में हमारे जो आईओ है उनके द्वारा न्यायालय में ये रिट लगाई जाती है, ये एप्लीकेशन लगाई जाती है कि बॉबी पंवार की जमानत को निरस्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये समक्ष न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के सम्मुख ये लेटर आईओ द्वारा लगाया जाता है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगाया जाता है। और किसके इशारे पर लगाया जाता है ये आप सब जानते हैं। उत्तराखंड सरकार के इशारे पर लगाया जाता है, धामी सरकार के इशारे पर लगाया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत निरस्तीकरण अभियुक्त बॉबी पंवार पुत्र श्री खजान सिंह निवासी ग्राम दत्रोटा थाना चक्राता जिला देहरादून। ये जमानत निरस्त के लिए, हमारी जमानत निरस्त के लिए ये कोर्ट में लगाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि महोदय उक्त विषय सादर निवेदक है कि यह कि थाना कोतवाली जनपद देहरादून में पंजीकृत मुकदमा संख्या 57/2023 अंतर्गत धारा 147, 186, 188, 342, 332, 353, 427, 324, 34 व धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व धारा 7 की लॉ एक अभियुक्ति बॉबी पंवार आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसमें दौरान विवेचना अभियुक्त बॉबी पंवार पुत्र श्री खजान सिंह निवासी ग्राम दत्रोटा थाना चक्राता जिला देहरादून को गिरफ्तार किया गया। यह की दिनांक 15/2/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त बॉबी पंवार को निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की गई जमानत आदेश की प्रति संलग्न है। अब इन्होंने मेरे को वो प्रति दी जिसमें हमें आयोग कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। उन्होंने लिखा, अभियुक्त उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा, अथवा वह किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेगा, अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, अथवा आंदोलन एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान किए जाने का कोई कारण नहीं बनेंगे, अथवा बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये कारण हमें दिए गए थे जब हमारी सशर्त जमानत हुई थी। इन कारणों में से मैं अगर बताऊं तो
उसके बाद हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया, कोई अपराध नहीं किया गया जो कि पुलिस को मजबूरन कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाने की जरूरत पड़े। कहीं ना कहीं ये साजिश फिर से हो रही है। सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं बॉबी पवार प्रदेश के अनेकों जिलों में घूम रहे हैं, प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं, जिससे कि हमारी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि हम जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई जांच ले आओ ना। एक तमाचा अभी 2 दिन पहले सरकार के मुंह पर लगा है। अगर उद्यान घोटाला जो हुआ है, अगर सरकार भी जांच करवाती तो कहीं ना कहीं सरकार की शाख बचती और सरकार के पॉइंट बढ़ते, परंतु उस पर भी कोर्ट से जमानत आना ये साबित हो गया है कि सरकार यहाँ पर शासन नहीं चला पा रही है। सरकार सुशासन नहीं कुशासन चला रही है उत्तराखंड में। तो ये जो कंडीशनल थी, हमने तो कोई ऐसा इसका कोई दुरुपयोग किया नहीं, परंतु फिर भी ऐसी क्या मजबूरी की पुलिस ने वहां पर इसे लगाया है। और मैं कहना चाहूंगा, अब उसको आगे जो लिखा गया है कि यह कि उपरोक्त शर्तों हेतु अभियुक्त द्वारा रिहा होने से पूर्व मान्य न्यायालय में शर्तों का पालन करने हेतु अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गई थी। यह कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मान्य न्यायालय द्वारा जमानत हेतु अधिरोपित शर्तों व प्रस्तुत अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए निम्न कृत्य किए गए हैं। और इसमें जो कृत्य गिनाए गए हैं, आप चौंक जाओगे। इन्होंने जो कृत्य गिनाए हैं, उत्तराखंड पुलिस का ये चेहरा, उन्होंने कहा कि त्यूणी प्रकरण। अब मेरे समझ से परे है कि त्यूणी प्रकरण कौन सा प्रकरण है। मुझे नहीं पता कि त्यूणी प्रकरण कौन सा प्रकरण है। अगर त्यूणी प्रकरण में उस प्रकरण की बात कर रहे हैं जब वहां पर आगजनी हुई थी और हमारी 4 छोटी बालिकाएं जलकर राख हो गई थी और वो मतलब इस संसार से चली गई थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस प्रकरण में हम गए, परिवार से मिले, सांत्वना दिया, उनके दुख में खड़े रहे। अगर वो प्रकरण इस सशर्त जमानत का उल्लंघन करती है तो ऐसी सशर्त जमानत हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात, उन्होंने लिखा है बागेश्वर प्रकरण, जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं कि वो किस साजिश से, किस प्लानिंग से उत्तराखंड सरकार और पुलिस द्वारा वो साजिश की गई थी। ये बागेश्वर प्रकरण का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तीसरा, देहरादून प्रकरण इन्होंने कहा है। अब देहरादून प्रकरण कौन सा है? देहरादून में हम धरना कर रहे हैं, आए दिन अनेकों मुद्दे आते हैं। हम अपने प्रदेश हित के लिए, प्रदेश की लड़ाई के लिए, हम हर एक मुद्दे पर जो वास्तविक मुद्दा और जो प्रदेश हित का मुद्दा, उस पर आवाज उठाते हैं। और देहरादून प्रकरण से मतलब क्या है, ये भी हमारे समझ से परे है। इन्होंने कहा है कि यह कि उक्त प्रकार से अभियुक्त द्वारा मान्य न्यायालय द्वारा प्राप्त शर्तों के अधीन जमानत व उद्घोषणा के विपरीत कृत्य करते हुए उक्त को स्पष्ट उल्लंघन किया है। इनका कहना है कि यह कि अभियुक्त वर्तमान में भी उक्त अपराध से संबंधित समान प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति करने हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर दुष्प्रेरक अथवा मुख्य रूप से कार्य करते हुए सामाजिक व कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस कहती है कि यह कि उक्त प्रकार से अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई जमानत का दुरुपयोग करते हुए निर्धारित शर्तों के विपरीत कृत्य करने हेतु अभियुक्त को दी गई जमानत निरस्त होने योग्य है। अतः न्याय हित में प्रार्थना है कि अभियुक्त बॉबी पवार पुत्र श्री खजान सिंह को उक्त अपराध में दिया गया जमानत आदेश दिनांक 15/2/2023 को निरस्त करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। ये उत्तराखंड पुलिस और हमारे जो विवेचक हैं हमारे केस के, उनके द्वारा कोर्ट में ये लगाया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को हमसे डर है, अगर सरकार को ये डर है कि उनकी पोल खुलने वाली है, क्योंकि जितना नंगा अभी तक हमने किया है वो तो किया है, तुम हमें जेल भेजो, तुम हमें कहीं भेजो, ये मैं आज भी खुले रूप से कहता हूं, क्योंकि हम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जितना नंगा अभी किया है, तुम हमें कल, क्योंकि ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये डेट 31 अक्टूबर को लगी हुई है और कल हमें कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है। अब मुझे नहीं पता कि कल हमें जेल भेजा जाता है कि फिर से बेल मिलती है, हमें नहीं पता। पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए करना चाहता हूं कि क्या लगातार ऐसे जो तानाशाही है, लगातार जो एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चीजें, जहां हमें आजादी है अपनी बात को रखने की, जहां हमें आजादी है
लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने की, सिस्टम के खिलाफ लड़ने की, अगर उस देश में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं तो ये बॉबी पवार के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। देश में आप देख रहे होंगे, अगर मुझे जेल भी भेजते हैं, परंतु मैं अपने प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, उन युवा साथियों से कहना चाहता हूं, उन अभिभावकों से कहना चाहता हूं जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बॉबी पवार कल 31 अक्टूबर 2023 को अगर जेल भी जाते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बॉबी पवार बनने की जरूरत है। अगर एक बॉबी पवार आपका बेटा जेल के अंदर रहेगा, हजारों बॉबी पवार आप जेल के बाहर, आप सड़कों पर खड़े कर दीजिए। आप उस लड़ाई में आगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप हजारों बॉबी पवार खड़े कर सकते हैं। मेरा दायित्व था, मेरा ये कर्तव्य था कि इस बात को आप लोगों के सम्मुख रखूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं कि किस प्रकार से सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों को दबाया जाता है। पर बॉबी पवार उन लोगों में से नहीं है कि ऐसे घटनाओं से अपने कदम पीछे ले लें। मैं ये कह रहा हूं कि जितना नंगा सरकार को किया है, अगर जेल भेजते हो तो बाहर आने के बाद इससे इतना नंगा करेंगे कि सरकार लोगों के सामने जो इनके चरित्र है उस चरित्र को दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना नंगा करेंगे कि जब हम बाहर आएंगे, इतना नंगा करेंगे, समाज में बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारे काले चिट्ठे हमने इकट्ठे कर रखे हैं और हमें डर नहीं है, क्योंकि जो तुमने कुकृत्य किए हैं इस उत्तराखंड के साथ, जो कुकृत्य तुम लगातार कर रहे हो, आवाज उठाने के बाद भी तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि हम कोई आवाज उठाएं, हम कोई विषय उठाएं, उस विषय पर कार्रवाई करने की बजाय आप उसे अनदेखा कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 31 तारीख को हमारी ये डेट लगी हुई है कोर्ट में, और हो सके कल क्या हो क्या ना हो, परंतु मैं जरूर आप युवा साथियों को ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमारी टीम बाहर है, हमारी टीम लड़ रही है, मैं जेल जाऊं ना जाऊं, परंतु आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को, आपकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ानी है। ये साबित हो चुका है उद्यान घोटाले से, इतना बड़ा घोटाला, और सरकार जांच के आदेश नहीं कर रही है। जाते जाते चीफ जस्टिस विपिन सांघी जी ने उस पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो ये साबित हो चुका कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार अपने लोगों को बचा रही है। और ये मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन इस भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हुई उस दिन बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं का नपना तय है। और इसलिए ये डरे हुए हैं, इसलिए सहमे हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए बॉबी पवार को और उनके साथियों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए बॉबी पवार को जेल भेजने की तैयारी है। और हम अगर जेल भी गए तो मैं अपने उत्तराखंड के उन साथियों से, उन युवाओं से, अभिभावकों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य सरकार डर कर रही है। और धामी जी के तो ऐसे काले कारनामे हमने इकट्ठे कर लिए हैं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है। मुख्यमंत्री हदें पार करते हैं, पर जितनी हदें मुख्यमंत्री धामी जी ने पार की है, मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने इतनी हदें पार करी है। जो मामले में भविष्य में 10, 15, 20 दिनों के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा और पूरी तरह से उसे खोलूंगा। तो ये आज का मुख्य विषय था, जिसको कोई प्रश्न इसमें करना है वो करे। धन्यवाद। आप जाएंगे न्यायालय में, ये नोटिस आया, उसका जवाब देने की तरफ? बिल्कुल हम जाएंगे। हम पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सारे निराधार है। उसके बाद भी सरकार, हमारी पुलिस जबरदस्ती इस प्रकार की चीजें हम पर थोप रही है या हम पर आरोप लगा रही है। उसके बाद सिस्टम में चल क्या रहा है, कानून किस कदर लचर है और कानून में आजकल किन लोगों की चल रही है, अगर वो चीजें देखी जाए तो मुझे लगता है कि इन्होंने जेल भेजने की तैयारी की है। परंतु बॉबी पवार इन नोटिसों से, जेल का डर दिखाकर, उन्हें अनेकों प्रकार के डर दिखाकर वो अपने कदम पीछे लेने वालों में से हम नहीं है। डर शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। जब तक हमें लगेगा कि जायज जो मांगे हैं उनके लिए लड़ना चाहिए, उनके सम्मुख खड़ा होना चाहिए, उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसी कोई भी ऐसी नौबत क्यों आई कि जो सब जो आपको छोड़ा गया था उस समय की सरकार की कंडीशन आपके साथ लगाई गई? देखिए, कंडीशन तो वैसे लगानी नहीं चाहिए थी। देखिए, जो उस दिन जो चीजें हुई थी
रोड जाम हुआ था, जो और चीजें हुई थी, उसकी सजा हम काट के आ चुके थे। हम 7 दिन जेल रहे हैं। उसके उपरांत कंडीशनल बेल देना तो समझ से परे है, परंतु अगर दे भी दी और उसके बाद आप ये सोचो या उसके बाद ये आप सोचोगे कि भाई कंडीशनल बेल दे दिए तो अब ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोकतांत्रिक दायरे में रहकर आपकी सहमति पे कंडीशनल बेल मिली होगी? नहीं, देखिए सहमति क्या होती है इसमें, जमानत उन्होंने दे दिया है और उन्होंने जब हम जेल से बाहर आ गए, जेल के मेन गेट से जब हम पे रिहाई की मोहर लग गई है और जेल से बाहर आ गए हैं, तब आप हमें पढ़कर सुना रहे हो कि इस प्रकार की आपको बेल है, कंडीशनल बेल है, तो आदमी कहाँ जाएगा? क्या दोबारा रिहाई की मोहर लगने के बाद जेल जा सकता है? अगर हमें वो अंदर बताते इस प्रकार के कंडीशनल बेल के आपके द्वारा छोड़ा जा रहा है, तो हम कभी भी बाहर आना पसंद नहीं करते। पर अगर कंडीशनल बेल मिली है तो उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो, इस गलत फहमी में हो कि वो लोग अब घर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जो जो अधिकार हमारे हैं, जो जो हम कर सकते हैं, गलत के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है लड़ने का, उसके दायरे में रहकर जो चीजें हम कर सकते हैं हम करेंगे। उसके लिए अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा इस प्रकार का डर दिखाया गया तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। वो भी एक प्रश्न था, जब आप अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लेटर आए हुए 2-4 दिन तो हो गए होंगे, क्या आपके जो सहयोगी हैं वो इस बार से घबरा गए हैं कि यार अगर बाई चांस ऐसा होता है कि बॉबी अंदर जाते हैं तो ये लोग क्या धरना खत्म करेंगे या क्या आगे का क्या नहीं, आगे का सीधा प्लान है। अगर एक बॉबी अंदर गया है तो मुझे लगता कि 242 दिनों से जो इस धरने को चला रहे हैं, जो साथी 242 दिनों से धरना चला रहे हैं, वो परिपक्व हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं इस उत्तराखंड सरकार की चाल को, वो समझ चुके हैं कि किस प्रकार से अपने प्रदेश को बचाना है। ये लोग धरने को जारी रखेंगे और एक नई क्रांति उत्तराखंड में करेंगे। बॉबी पंवार के अंदर जाने से, बाहर जाने से फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क ये पड़ेगा कि ये जो मुद्दा है ये जीवित रहना चाहिए, ये जो लड़ाई है ये जीवित रहनी चाहिए, ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। और उसके लिए हमारे जो लोग 250 दिनों से लगभग यहाँ पर बैठे वो इसके लिए तैयार है। परंतु ये आह्वान इसलिए भी जरूरी था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी थी कि जो घर पर बैठे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि उनका क्या जा रहा है, ये आग अगर यहाँ तक पहुंची है तो ये आग उनके घर तक भी पहुंचेगी। इसलिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य था, ये जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को बताऊं कि गलत के खिलाफ लड़ने वालों को कैसे परेशान किया जाता है, गलत के खिलाफ लड़ने वालों की आवाज कैसे दबाई जाती है। परंतु हम अपने कदम पीछे लेने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। आपका आखिरी हथियार जेल हो सकता है, आप हमें जेल भेज सकते हैं, मुकदमे लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, पर हम आपको इतना नंगा कर सकते हैं कि आप समाज के बीच बैठने लायक नहीं रहोगे। ये आज भी कह रहा हूं उत्तराखंड सरकार को, मुख्यमंत्री धामी को। तो मैं ये आपकी तारीख जी।